Hello everyone. So topic for now is digital and social media, the related issues and the regulation of digital and social media. डिजिटल सोशल मीडिया में क्या क्या आते हैं, उनसे संबंधित कुछ मुद्दे और इसे रेगुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। ये वीडियो जो है मीडिया पे पूरा मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई है, उसका ही पार्ट है ये। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी मीडिया को हम डिजिटल मीडिया या इंटरनेट मीडिया कहते हैं। ओके, वेबसाइट्स के थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं दे आर डिजिटल मीडिया, इंटरनेट मीडिया। ईमेल्स, सोशल मीडिया साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया। वेबकास्ट एंड पॉडकास्ट, ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग, इनमें से बहुत सारे मीडिया को या जो भी प्लेटफॉर्म्स इनके बारे में आपको पता होगा, कुछ नहीं भी पता होगा, तो वो सब चीज़ हम जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों पे भी मैं चर्चा करूँगा। IPTV क्या होता है, ये भी डिजिटल मीडिया का एक सोर्स है। फोरम, बुक्स मालूम होगा, कॉमर्स मालूम होगा, ये OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में रह रहे हैं। ओके, सो दीज आर ऑल, ये जो पूरा जो ग्रुप है, ये जो पूरा गैमू है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट मीडिया और डिजिटल मीडिया। अभी क्या देखा जा रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डिजिटल और सोशल मीडिया का राइज हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। ओके, पिछले एक दशक से लगभग जो है इसका राइज कंटिन्यूस देखा जा रहा और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुका है वर्ल्ड ओवर। लगभग कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो अब इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। सो वी कैन सी द एडवेंट एंड फिनोमिनल राइज ऑफ डिजिटल मीडिया। बहुत ही बड़े लेवल पर डिजिटल मीडिया आजकल जो है प्रभावित कर रहा है लोगों को। ओके, और स्पेशली जो है सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो रहा है। ओके, इसे कहा जा रहा है कि एक डबल एज्ड स्वर्ड है। ओके, दो धारी तलवार है। अब इसे दो धारी तलवार इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, खासकर किसी डेमोक्रेसी के लिए। ओके, लेकिन दूसरी तरफ इसके बहुत सारे घाटे भी हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी इसके साथ सामने आ रहे हैं, इसलिए इसको डबल एज्ड स्वर्ड कहा जा रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या इससे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इससे होने वाले लॉसेस हैं, या क्या चैलेंजेस हमारे सामने ये लेकर आया है। ओके, स्पेशली किसी डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस लेकर आया है, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले ये भी जान लो कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है आफ्टर चाइना। ओके, इंडिया में जो टेली डेंसिटी है बहुत हाई है। ओके, और 4G इंटरनेट का जो एक्सेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इंडिया में, मोर देन 80%, इवन लगभग 90% के आसपास जो अभी कंजम्पशन हो रहा है डेटा का, वो 4G इंटरनेट का हो रहा है। ओके, सो इट इज़ अ वेरी फास्टर सर्विस है 4G इंटरनेट की। ओके, सो इसका जो एक्सेस है 4G इंटरनेट एक्सेस सबको लगभग अभी हासिल है, टेली डेंसिटी भी काफ़ी हाई है। तो इस तरह से इंडिया के अंतर्गत या इंडिया के अंदर एक बहुत ही वास्ट वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ नेटिजन्स डेवलप हो चुका है। नेटिजन्स मतलब क्या, ये जो इंटरनेट पे जो सिटीजन्स हैं उनको नेटिजन्स कह सकते हैं। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड ऑन फेसबुक, ओके, यू आर ऑल्सो नेटिजन। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड ऑन एनी ऑफ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यू आर द पार्ट ऑफ नेटिजन्स और यू आर ए नेटिजन। ओके, तो नेट सिटीजन, नेट के थ्रू सिटीजन एक्टिविटी जो हो रही है वो नेटिजन्स कहला सकती है। ओके, तो एक वास्ट वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ नेटिजन्स इंडिया के अंदर क्रिएट हो चुका है बिकॉज ऑफ हाई टेली डेंसिटी एंड 4G इंटरनेट। ओके, और इंडिया ऑलरेडी सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है ही चाइना के पीछे। ओके, तो एक बहुत ही बड़े लेवल पे डेटा एक्सचेंज हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेटा एक्सचेंज हो रहा है, इतना कुछ लगातार आ रहा है जा रहा है। आप देख रहे होते हो कि एक इंडिविजुअल भी आज जो है फुल ऑफ डेटा है। हर इंडिविजुअल जिसके पास भी एक स्मार्टफोन है, ही इज़ फुल ऑफ डेटा। इन्फॉर्मेशन की पूरी भयानक रूप से क्रांति चल रही है। ओके, तो डेटा की किसी के पास कमी नहीं है। ओके, स्टोरेज कम पर जाते हैं मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में और टैबलेट्स वगैरह में। ओके, सो एवरीवन इज़ नाउ फुल ऑफ एंड पैक्ड विद डेटा। ओके, डेटा एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। ओके, तो पूरा जी सोशल मीडिया ने क्या किया है कि जो मीडिया का जो पूरा एरेना है, पूरा मीडिया वर्ल्ड को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है इसने, पूरा मीडिया वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया है। सो इसका ध्यान रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
कि ये डिजिटल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया, इसने पूरा मीडिया वर्ल्ड को रिवॉल्यूशनाइज करके रख दिया। और इस रिवॉल्यूशन के ढेर सारे बेनिफिट भी हैं, तो कुछ नए चैलेंजेस भी लेकर हमारे सामने आया है। खासकर किसी भी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस ये हमारे सामने पैदा किया है। सो हम देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस अभी हमारे सामने हैं बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ सोशल मीडिया। सो बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, ओके, स्पेशली फोकस रहेगा सोशल मीडिया पे। पहला क्या है कि इससे मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है। मीडिया के डेमोक्रेटाइजेशन का अर्थ क्या हुआ कि आजकल जो इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, व्यूज़, ये सब जो हैं, इसको लेकर जो एक्सेस है ये बहुत इजी हो गया। हर कोई जो है आजकल कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहता है, इंटरनेट इज़ अवेलेबल देयर, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, व्यूज़ वगैरह आप वहाँ से पा सकते हो, ओके। जो ट्रेडिशनल सोर्सेज रहे हैं इन्फॉर्मेशन के, ओके, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न यानी ब्रॉडकास्ट मीडिया, ओके, उन सब को बाईपास करते हुए आज इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओके। सो डिजिटल मीडिया जो है उसका रीच बहुत बड़ा है, स्केल बहुत बड़ा है, साइज़ बहुत बड़ा है। एक समय जो लोग वॉइसलेस थे, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था, जो अनहर्ड थे, जिनकी कोई नहीं सुनता था, आज वो भी जो है पब्लिक इश्यूज़ पे अपना स्टैंड ले रहे हैं। आज वो भी सोशल मीडिया पे वो क्या सोचते हैं वो लिखते हैं, अपना स्टैंड लेते हैं कि मेरे हिसाब से ये सही है, वो गलत है, और ख़ुद को असर्ट भी करते हैं, ओके। कई जगह तो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के कारण रिवॉल्यूशन जैसा स्थिति भी आ जाता है, ओके। सरकारें परेशान हो जाती हैं, तो इसका जो पॉलिटिकल अफेयर्स पे जो इसका प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा है, ओके। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल अफेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ये दुनिया भर में देखा जा रहा है, ओके। स्पेशली ई लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ओके, तो जो ई लर्निंग है, ओके, ये ई लर्निंग का भी जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट में भी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल अफेयर्स पे इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है, इसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया भर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं वो सदियों से जो भी चली आ रही हैं, ये सब जो है कहीं ना कहीं से हेजी मनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं डिफरेंट नैरेटिव्स के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू ये नैरेटिव सेट करना, हेजी मनी सेट करना तो ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया के थ्रू इस हेजी मनी को काउंटर करना भी अब आसान हो चुका है, ओके। क्योंकि अब एक जनरल आदमी के पास भी मीडिया का एक्सेस है। आप भी अपने व्यूज़ को आज जो है मीडिया पे डाल सकते हैं, हम अब क्या सोचते हैं वो भी जो है ऑनलाइन चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, ओके। पहले क्या था, पहले ये नैरेटिव सेट करना केवल उन लोगों के हाथ में था जिनके हाथ में मीडिया कंट्रोल था। तो पहले की मीडिया कौन, प्रिंट मीडिया, एक जनरल आदमी के लिए जो संभव नहीं है कि न्यूज़पेपर में अपने हिसाब से कुछ छपवा दे, ओके। ये काफ़ी मुश्किल काम होता था पहले, आज थोड़ा आसान भी, पहले काफ़ी मुश्किल काम हुआ करता था। ब्रॉडकास्ट मीडिया जिनके कंट्रोल में, सारे टेलीविजन जिनके कंट्रोल में हैं, ओके। तो जो पावरफुल लोग थे उनका ही एक्सेस था मीडिया को लेकर, तो वही नैरेटिव सेट करते थे और उसी को हम लोग दुनिया समझते थे, सब कुछ वही हेजीमनी सेट करते थे और वही हमारे लिए सारी दुनिया थी। लेकिन आज हम भी जो सोचते हैं वो हम कह सकते हैं, ओके। ये अलग बात है कि आज हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है सोशल मीडिया के रूप में कुछ बोलने का, लेकिन शायद अभी भी हम उसका रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर पॉइंट दैट वी विल डिस्कस लेटर, ओके। बट नाउ वी हैव अ प्लेटफॉर्म, आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी सोच हम रख सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या स्टैंड है इस पब्लिक इशू पर, ओके। सो काउंटर नैरेटिव्स, ओके, जो नैरेटिव सेट है उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव, ओके। मान लो कोई नैरेटिव चल रहा है कि नहीं ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, मान लो राष्ट्रवाद का नैरेटिव चल रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये नैरेटिव उतना अच्छा नहीं है, राष्ट्रवाद का इतना बड़ा हवा होना अच्छा नहीं है, तो आप शायद उसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ओके। या आप उसका एक बैलेंस्ड व्यू अपना रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो, ओके। तो एक तरह से क्या है, एक्सेस टू मीडिया इज़ नाउ वेरी ईजी, ओके, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी, ओके। चलो, इसके अलावे पब्लिक चॉइस पे इसका काफ़ी ब्रॉड इम्पैक्ट है, ओके। पॉलिटिकल अफेयर्स के अलावा पब्लिक चॉइस पे भी इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है, ओके। इसलिए इस तरह से इसका असर इलेक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका काफ़ी डीप इम्पैक्ट है पॉलिटिकल अफेयर्स पे, ओके। क्योंकि एक तो काउंटर नैरेटिव सेट करने में हेल्प होता है, दूसरा इलेक्शंस को भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं। इन सब के अलावे
खासकर देखा जाता है कि बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस भी इसके द्वारा हो जाते हैं, स्पेशली जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं उनके खिलाफ। ओके, ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का रिप्रेशन सप्रेशन जहाँ लोग झेल रहे होते हैं वहाँ पर भी लोग सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जो है कोशिश करते हैं कि वो अपनी बातें रखें, सरकार के खिलाफ जो कहना चाहते हैं वो कह पाएँ। ओके, इवन आजकल इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो टॉप लीडर्स हैं वो टॉप लीडर्स भी सीधे सीधे सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से। ओके, क्योंकि इसका इम्पॉर्टेंस को समझते हुए उन्होंने भी जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ मीडिया हैं उसके अलावे यानी कि न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के अलावे सोशल मीडिया के थ्रू वो डायरेक्टली लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हुए। ओके, चलो तीसरा पॉइंट यहाँ ये है इसका बेनिफिट में कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या जो गवर्नेंस है, ओके, वो भी सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के थ्रू हमारे पास पहुँच रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया अभियान चला रखा है। ओके, डिजिटल इंडिया यानी कि इंडिया को जो है डिजिटली प्रमोट करना है, डिजिटली यानी कि इंडिया को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफ़ी मजबूत करना है, ताकि जो है इसके थ्रू भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस और हर तरह के प्रोग्रेस जो है हम लोग अचीव कर सके। ई गवर्नेंस पे काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिकली लोगों तक पहुंचाना, डिजिटल और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाना। आप देख रहे हो गवर्नमेंट के थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स है, थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। इन ऐप्स के थ्रू, इन वेबसाइट्स के थ्रू आजकल जो है सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं पहले से। ऑफिस के चक्कर थोड़े कम लगाने पड़ते हैं। ओके, बड़े बड़े बाबू की बातें थोड़ी कम सुननी पड़ती हैं। ऑफिस को डिजिटाइज किया जा रहा है। ओके, इससे भी क्या हो चुका है कि एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हुई है ऑफिसर्स की भी, अकाउंटेबिलिटी भी तय हुई है ऑफिसर्स की। ओके, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इससे वर्क एथिक्स जो है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अगर आप डिजिटल मीडिया पे एक्टिविटी कर रहे हो, यानी इन द सेंस कि अगर आप डिजिटली कोई काम कर रहे हो, अगर कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर चीज़ें जो है चेक करना, कंट्रोल करना, ये सब थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो ऑफिस को डिजिटाइज किया जिससे क्या होता है, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एफिशिएंसी भी थोड़ी हाई हो जाती है, कनेक्ट कर पाते हैं आज के वर्ल्ड के साथ हमारे ऑफिसर्स भी। ओके, सो इस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट सर्विसेज और गवर्नेंस में भी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अगला पॉइंट है कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अल्टरनेटिव के रूप में ये डेवलप हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया कई बार ऐसा देखा जाता है कि फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा, ओके, वो फैला रही होती हैं। कई बार वो जो है इस कारण काफ़ी उनको सीवियर पब्लिक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, लोगों का जो राइट टू नो ये अफेक्ट होता है। ओके, लोगों का जो राइट टू नो है वो, क्योंकि हमारा अधिकार है कि हम सही चीज़ जानें। सो इन दैट सेंस अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो हो सकता है किसी खास लोगों के कंट्रोल में हो, इन दैट केस अगर वो फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा फैला रही है, तो अगर किसी और को लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये सही नहीं आ रहा है, तो वो सोशल मीडिया पे जाकर उसका खंडन कर सकता है। ओके, सोशल मीडिया पे जाकर बता सकता है नहीं, दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ रॉन्ग, ओके, फैक्चुअली इनकरेक्ट। ओके, तो ये चीज़ वहाँ पर होती है। तो सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं से मेन स्ट्रीम मीडिया की ऑल्टरनेटिव के रूप में डेवलप हो चुका है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तय कर दे रहा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, सोशल मीडिया के आने से एक नया प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी खुला है। आजकल डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है लोग काफ़ी कुछ एक तरह से कह सकते हो कि इनकम का सोर्स, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स के रूप में डेवलप हुआ है। एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क डेवलप हो चुका है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के द्वारा ओके काफ़ी कुछ कमा पा रहे हैं, इनकम कर पा रहे हैं। दे हैव देयर एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे वेबसाइट्स खुल चुके हैं, इन वेबसाइट्स पर थ्रू एड इनकम होता है। यूट्यूब चैनल्स, नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैव कम अप दिस डेज, इन दिनों आए हैं। ओके, वो सब जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंटरटेनमेंट ऑफर करते हैं। ओके, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, आप किसी मान लो समबडी इज़ डांसिंग वेरी वेल, बट हाउ कैन ही गो टू द टेलीविज़न। ओके, टेलीविज़न सीरियल्स में उसको मौका मिले ना मिले, वो सिंपली अपनी वीडियो बनाएगा, टिकटॉक शायद अब तो बैन हो चुका, लेकिन यूट्यूब कहीं भी डाल दिया, तो उससे क्या हो रहा है कि वो अपना जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचा पा रहा है। फिर उसके थ्रू बाद में उसे कुछ कमाने का भी अवसर या मौका मिल जाता है। तो ट्रेडिशनल सोर्सेज का जो एक्सेस है बहुत मुश्किल था। सोशल मीडिया आने से जो ये जो मीडिया को लेकर जो एक्सेस है वो डेमोक्रेटाइज हो चुका है। तो अब जो है काफ़ी आसान है लोगों के लिए कि वो अपना जो पर्टिकुलर टैलेंट है वो ऑफ़र कर सके,
थ्रू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, थ्रू शेयरिंग या ऑफरिंग एंटरटेनमेंट और एनीथिंग, ओके। और ये सब कुछ बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं लोग। कोई ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई घर या बिल्डिंग खड़ा नहीं करना पड़ता, कोई ऑफिस नहीं खरीदनी पड़ती, ओके। तो बस ये लार्जली जो स्किल ड्रिवन है, आपको बस मालूम होना चाहिए कि वीडियो कैसे बना सकते हैं, वो ऑडियो कंटेंट, वो इमेज, वो कुछ भी, वो मीडिया कंटेंट कैसे बना सकते हैं, उसका बस स्किल आपको मालूम होना चाहिए। दिस स्किल इज़ आल्सो ईजिली अवेलेबल। ये स्किल जो ट्रेनिंग होती है ये भी ईजिली अवेलेबल है। सो एक बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के जो का जो सोर्स के रूप में देखा जा रहा है डिजिटल या सोशल मीडिया को, ओके। चलो अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि एक बहुत लार्ज स्केल पे पब्लिक डिस्कोर्स ऑफर करता है सोशल मीडिया, स्पेशली हेटेरोजीनस कम्युनिटीज़ के बीच में। अलग अलग कम्युनिटीज़ जो फिजिकली जब आमने सामने होती हैं तो शायद एक दूसरे से बातें नहीं करती हैं। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो या सोशल लिमिटेशंस हमारे समाज के अंदर हैं, ओके। सो इन दैट केस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो हेटेरोजेनस कम्युनिटीज़ के बीच में बातचीत नहीं होने से गैप सा बन जाता है, ओके। तो इस गैप को फुलफिल करता है सोशल मीडिया। कि सोशल मीडिया पे कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, कोई सोशल बाउंड्री नहीं है, सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के कमेंट व्यूज़ पे अपने कमेंट्स डाल रहे हैं, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो अलग अलग कम्युनिटीज़ को भी नज़दीक ला रहा है। इन सब के अलावा जो बहुत ही कॉमन सा एक बेनिफिट है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमसे फिजिकली काफ़ी दूर हैं, वो भी हमारे काफ़ी क्लोज हो जा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हम उनसे रोज़ बातें कर पा रहे हैं, चाहे वो चैटिंग के थ्रू हो, वीडियो चैट हो, वगैरह वगैरह। एक तरह से डिस्टेंस को, दूरियों को कम करने का काम भी कर रहा है क्या, सोशल मीडिया, थ्रू वैरायटी ऑफ चैनल्स, ओके। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ओके, सोशल मीडिया की। इससे कुछ लॉसेस भी हैं, इससे कुछ इश्यूज़ भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने सोशल मीडिया लाकर खड़ा कर दिया है। उन चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे जो कंटेंट है, ये कंटेंट पे कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है। जैसे कि क्या होता है एडिटोरियल कंट्रोल से हम क्या समझते हैं, जैसे कोई प्रिंट मीडिया पे कोई आर्टिकल आ रही है, तो जो एडिटर होता है वो उस आर्टिकल को पहले देखता है, उसको लगता है कि ये चीज़ सही है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक टेस्ट के हिसाब से सही है, कहीं ये पब्लिक मूड को ख़राब ना कर दें, ओके, या कहीं ये मोरली गलत ना हो, ओके, कहीं ये कुछ ज़्यादा इंडिसेंट मटेरियल ना हो। तो ये सब चीज़ देखना काम किसका होता है, एडिटर का काम होता है। तो एक तरह से एडिटोरियल कंट्रोल है प्रिंट मीडिया पे। एडिटर कंट्रोल प्रिंट मीडिया के साथ साथ कहीं ना कहीं एडिटर कंट्रोल ब्रॉडकास्ट मीडिया पे भी रहता है। वहाँ भी जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वहाँ भी एडिटर्स होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि कैसा न्यूज़ लोगों के सामने रखना है, कैसा नहीं रखना है। लेकिन डिजिटल या सोशल मीडिया में ऐसा कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता। तुम्हें जिसे भी लगता है वो कोई भी अपना कंटेंट वहाँ डाल सकता है। वो कंटेंट पब्लिक टेस्ट के हिसाब से सही है कि नहीं है ये पता नहीं। इस कारण जो है कई बार जो ये डिजिटल मीडिया में जो कंटेंट होते हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के सामने बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभरते हैं, ओके। हमें आपको याद होगा आर्टिकल 19(2) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ लिमिटेशंस डालता है, ओके। उनमें से लिमिटेशन था कि भाई कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा कुछ नहीं बोल देना है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने कि जो देश की सुरक्षा के लिए क्या हो या लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाए। तो अगर ये आज डिजिटल या सोशल मीडिया जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है डायरेक्टली, कोई स्पेशली कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी बड़ा थ्रेट बन जा रहा है, ओके। क्योंकि देखा जा रहा है फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुके हैं, ओके। हेट स्पीच भी कई बार सोशल मीडिया पे देखा ही जाता है। इन सबसे लिंचिंग जैसे एक्टिविटीज़ भी सैकड़ों ऐसे घटनाएं सामने आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे कम्युनल टेंशन, रीजनल टेंशन, लिंग्विस्टिक टेंशन्स, इन सब चीज़ों को भी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल देखा जा रहा है डिजिटल और सोशल मीडिया को, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल की थोड़ी कमी है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन ये प्लेटफॉर्म देखा जा रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप्स को भी कई बार वॉइस देते हैं। वो भी जो है किसी न किसी रूप में गलत सही तरीके से अपने लोगों को इकट्ठे कर लेते हैं, लोगों को डिजिटल में सोशल मीडिया के थ्रू प्रभावित करते हैं। रिक्रूटिंग हो जाती है सोशल मीडिया के थ्रू प्रभावित करके लोगों को। आपने सुना होगा कि कैसे केरल से कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर ISIS जैसी ड्रेडेड ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाकर भर्ती ले लेते हैं। हाँ, कितना अनफॉर्चुनेट है ये सारी चीज़ें। तो डिजिटल मीडिया का ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। इसका नुकसान सचमुच में ये इररिपेयरेबल कुछ लॉसेस हो रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लॉस कर रहा है हमारे डेमोक्रेसी को, नेशन को, ओके।
हमारे पूरा जो नेशन का जो फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। सो इट इज़ वेरी मच अ बैड थिंग। उसके बाद क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिफेम भी करने में कई बार जो है सोशल मीडिया अपना रोल निभाती है। ऐसा दिखा जैसे ट्रोलिंग वगैरह होता है। ओके, आप देखते हो किसी इंडिविजुअल ने कोई कमेंट कर दिया, उसे जो लगा उसने कह दिया, अब अनावश्यक का उसको ट्रोल किया जाता है। ओके, उससे कोई फ़ोटो आ गई, कोई इमेज आ गई, कैसे सेलिब्रिटीज़ अक्सर ट्रोलिंग के शिकार हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इसका एक इशू है, ये नेगेटिव बातें, चीज़ें हैं। ओके, वो बहुत से संस्थाएं भी कई बार जो है आ जाती हैं, इन ट्रोलर्स के शिकार हो जाती हैं। ओके, कई बार CBI, कई बार इलेक्शन कमीशन, इनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। कई बार इनको खींचना लोग शुरू कर देते हैं, इनको डिफेम करना शुरू कर देते हैं कि ये संस्था ख़राब हो चुकी है, वो संस्था ख़राब हो चुकी है। आजकल थोड़ा कई बार ये फैशन की तरह भी दिखता है। ओके, वगैरह वगैरह। तो जहाँ तक इसके फ़ायदे हैं कि लोग अपने व्यूज़ को रख सकते हैं, लेकिन अगर लोग इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर ये उल्टा टर्न भी ले लेता है। ओके, फिर अगर यहाँ पर गवर्नमेंट बीच में आए या गवर्नमेंट क्या करे, सोशल मीडिया को लगे कंट्रोल करने अगर। ओके, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबली हम आप इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया को तो फिर गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर बीच में आती है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, कोई अगर खतरनाक नियम कानून लेकर आ जाती है, ओके, प्राइवेसी के नाम पे चाहे और भी किसी चीज़ या नेशनल सिक्योरिटी वगैरह सब के नाम पर, तो फिर क्या होगा, फिर एक लार्ज स्केल पे सर्वेलांस भी शुरू हो सकता है। ओके, फिर ये हमारे लिए ही काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, हमारे फ्रीडम स्पीच के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एक बार गवर्नमेंट अपने पास ये पावर्स रख लेती है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि गवर्नमेंट से पावर वापस खींचा जाए। ओके, सो इस तरह से ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। ओके, जो एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं कई बार वो भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसा होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली खास कर ऐसे समय में जब इंडिया जो है चाइना और पाकिस्तान दोनों ही साइड से टेंशन झेल रहे हैं। ओके, हम लोग जो है लगातार दोनों ही बॉर्डर्स पर टेंशन बनी रहती है, कई बार वो टेंशन देश के अंदर तक पहुंच जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कुछ फॉरेन फंडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो इंडिया को डिफेम करने के लिए अपना प्रोपेगेंडा डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू चलाएं। ऐसा भी देखा गया है। ओके, खासकर चाइना और पाकिस्तान के द्वारा, वहाँ के कुछ लोग, वहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इंडिया को डिफेम करने के लिए, छोटी मोटी घटनाओं पे भी वो लोग इंडिया को डिफेम करने के लिए रेडी रहते हैं। पाकिस्तान का तो पूरा लगता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इंडिया को डिफेम करने के लिए पीछे पड़ा रहता है। वहाँ के मिनिस्टर्स इंडिया का कोई भी एक वीकनेस देखते हैं, दे ट्वीट सिंपली अगेंस्ट, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक भी वो ट्वीट कर देते हैं इररिस्पॉन्सिबली कुछ भी। ओके, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डिजिटल मीडिया को या सोशल मीडिया को रेगुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ओके, क्योंकि इस पर जो डेटा है वो यूजर जनरेटेड डेटा है, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है। ओके, और ये डेटा देश भर से नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से आ रहा होता है। ओके, सो दुनिया के किसी कोने से आया हुआ कोई बात अगर वो इंडिया से रिलेटेड है तो इंडिया को इम्पैक्ट करता है, बट हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जुरिस्डिक्शन है वो इंडिया के अंदर है, इंडिया से बाहर नहीं है। बट इंडिया के बाहर जो ट्वीट्स हो रहे हैं, इंडिया के बाहर जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसका असर इंडिया पे भी पड़ सकता है। सो इसको रेगुलेट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि ये जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को नहीं मानते। ओके, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया को तो आप जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कंट्रोल कर सकते हो, इनसे जो कंटेंट बाहर आता है, लोग के सामने आता है, पब्लिक अरेना में जो कंटेंट आता है, बट सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा देखा जाता है कि ये इलेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इसलिए हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी आजकल क्या हैं, तो ट्विटर, फेसबुक या इस तरह के बड़े बड़े वेबसाइट्स पे, बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दे आर वेरी मच एक्टिव, क्योंकि इलेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कोई भी वाइड स्प्रेड प्रोपेगेंडा ये सब भी चलाया जा सकता है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, खासकर मनी पावर का मिसयूज करते हुए। पोलराइजेशन भी हो जाता है इन वीडियो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ओके, तो इस कारण जो प्रोपेगेंडा चलता है, जो पोलराइज किया जाता है लोगों को वोट्स के लिए, तो इससे फ्री चॉइस जो है इंडिविजुअल्स का वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। तो समझो डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन अगर उसका एक मेला की तरह लिया जाता है, चुनाव जो है एक मेले की तरह होता है, एक पवित्र एक्टिविटी है ये, तो इन दैट केस अगर किसी इंडिविजुअल का जो फ्री चॉइस है अगर वो अफेक्ट होता है तो फिर डेमोक्रेसी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, और पड़ रहा है बेसिकली। तो इस तरह से इट इज़ एक्चुअली अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। ओके,
डेमोक्रेसी को ये कमज़ोर बन कर रहा है इस तरह की एक्टिविटीज़ के कारण। यूएसए में ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मोस्ट अमेरिकन्स गेट देयर न्यूज़ फ्रॉम सस्पिशियस इंटरनेट सोर्स। यूएसए में मैक्सिमम जो अमेरिकन्स हैं वो आज जो अपना जो न्यूज़ उनको जो मिलता है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो किस सोर्स से उनको मिलता है, वो सोर्स खुद ही ड्यूबियस हैं, सस्पिशियस हैं। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, यूएसए में देखा जा रहा है कि एक्सट्रीम पोलराइजेशन अभी वहाँ पर देखा जा रहा है यूएसए के अंदर। ओके, तो ये इंडिया के लिए एक स्टार्क वार्निंग है। ओके, इंडिया के लिए वार्निंग है ये कि आप भी समझो जो यूएसए में हो रहा है वो इंडिया में हो सकता है कि यूएसए इज़ आल्सो डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ आल्सो डेमोक्रेसी, यूएसए इज आल्सो अ लिबरल डेमोक्रेसी, इंडिया भी लगभग लिबरल डेमोक्रेसी है। ओके, हाँ, इंडिया का लिबरलिज्म को लोग थोड़ा सा दुनिया भर में वैसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट इंडियन लिबरलिज्म इज समवॉट डिफरेंट काइंड ऑफ लिबरलिज्म, बट इट इज़ अ लिबरल कंट्री। ओके, वी आर अ वेरी मच अ लिबरल कंट्री। ओके, सो भले ही जो लिबरल कंट्रीज़ है वो इंडिया को किसी और नज़रिए से देखते हैं, दैट इज़ अनदर पॉइंट। ओके, ऐसे ये पॉइंट ही पूरा अलग है। लेकिन यूएसए में अगर एक्सट्रीम पोलराइजेशन देखा जा रहा है, यूएसए में आज सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स तक पता नहीं है, वो सोर्स कुछ ना कुछ सस्पिशियस सोर्सेज हैं। ओके, कोई और उन्हें प्रभावित कर रहा है, कौन कर रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह, इन सब के थ्रू भी उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है कि क्या हो रहा है। फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा चल रहा है यूएसए में भी। सो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी ये वार्निंग है। ओके, कि ऐसा सिचुएशन इंडिया में भी एनी टाइम हो सकता है। ओके, अगर सही स्टेप नहीं लिए गए तो। ओके, क्योंकि यूएसए और इंडिया की जो पॉलिटी है खासकर वो काफ़ी कुछ मैच करती हैं। ये नहीं कि वहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है यहाँ पर, वो सब मैच नहीं करने की बात है। यहाँ मैच करने का अर्थ क्या हुआ कि डेमोक्रेसी की जो वाइब्रेंसी है जैसे यूएसए में देखी जाती है वैसे इंडिया में भी है। ओके, और सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है जो यूएसए में वो इंडिया में भी है। तो इंडिया में भी वो नेगेटिव सिचुएशन देखा जा सकता है जो यूएसए में भी देखा जा रहा है। वीमेन सेफ्टी भी बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया के ज़माने में। ओके, अक्सर देखा जा रहा है वीमेन ऑनलाइन ट्रैप्स का शिकार हो जा रही हैं, वल्गर मैसेजेज आते हैं, वल्गर इमेजेस, वीडियोस, इवन रेप थ्रेट्स, ये सब भी देखा जा रहा है। कभी किसी वीमेन ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो कुछ लोगों के लिए एंटी नेशनल हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो कम्युनिटी के खिलाफ हो जाता है, कुछ लोगों के लिए कल्चर के खिलाफ हो जाता है। तो फिर वो लोग जो हैं ओपनली कई बार रेप थ्रेट्स भी दे देते हैं, रेप तक की धमकी दे देते हैं। सो वीमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, सोशल मीडिया के कारण ये चैलेंज बहुत बड़ा बढ़ चुका है। कई बार जो वीमेन जो है वो तो साइबर रेप जैसी चीज़ों का भी शिकार हो जा रही हैं। ओके, तो साइबर रेप कुछ और नहीं बल्कि यही सब चीज़ है, वल्गर मैसेजेस शेयर करना, वल्गर इमेजेस शेयर करना, उन्हें फोर्स करना थ्रू वीडियोज़ या थ्रू ऑनलाइन वीडियो चैट के थ्रू उन्हें नेकेड करने की कोशिश करना। सो दिस आर ऑल साइबर रेप। साइबर रेप भी एक आजकल एक बहुत बड़ी एक तरह का नया आप कह सकते हो कि चीज़ें नई एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं, जिसका जो कारण है वो कारण पूरी तरह से सोशल मीडिया का ही मिसयूज है। ओके, बहुत सारी विमेन की इमेजेस वगैरह लीक हो जा रही हैं, वीडियोस वगैरह लीक हो जा रही हैं। ओके, इसके कारण उनको साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। ओके, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत सारा फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से विमेन गुजर रही हैं बिकॉज ऑफ मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके, इन सब के अलावे छोटी मोटी चीज़ों को एकदम एग्जैगरेट करके मीडिया पे दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब पे देख लो आप, यूट्यूब पे छोटी छोटी खबरों को किसी ने कोई ट्वीट कर दिया, उस ट्वीट को ऐसे दिखाया जाता है यूट्यूब पे कि देखिए उन्होंने क्या कह दिया, देखिए उसने क्या बोल दिया वगैरह वगैरह। अनावश्यक तरह से लोगों को कैसे भी व्यूज़ को बढ़ाने के लिए दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्म टू द पब्लिक। ओके, सेंसेशनलिज्म का शिकार हो रहे हैं लोग, डेलिबरेटली जानबूझ के लोगों को भड़काया जा रहा है, इंस्टिगेट किया जा रहा है। सो अगर सोशल मीडिया का जो ये मिसयूज जो ये हो रहा है ये कंटिन्यू रहा, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हार्मफुल टू द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, क्या उपाय है? सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं, दैट वी हैव सीन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल रहा है डेमोक्रेसी में, उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। तो अब उपाय क्या है? सोशल मीडिया को बंद तो नहीं कर सकते, क्या उपाय हैं कि फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। ओके, कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे उसको फ़िल्टर आउट करने का कोई ना कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। डायरेक्टली एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी दूसरा मैकेनिज़्म होना चाहिए। ये सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो टेक्नोलॉजी जब प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी दे सकता है। सो वी हैव अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू
एडिटोरियल कंट्रोल थोड़ा बहुत पॉसिबल है, ओके, या एक लार्ज स्केल पे भी पॉसिबल है, ओके। खासकर कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हैं उन्हें एआई के थ्रू बिल्कुल ही सोशल मीडिया से हटाया जा सकता है, ओके। और साथ साथ एआई के साथ साथ कुछ ह्यूमन ड्रिवन एडिटोरियल प्रोसेस भी चल सकते हैं। एआई का भी इस्तेमाल किया जाए और कुछ लोग भी उसमें लगाए जाए। खासकर ये काम कौन करेगा, तो जो ये बिग टेक प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, ट्विटर, इनको ही ये चीज़ करना होगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें या कुछ लोगों को भी लगाएं, और दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा एडिटोरियल कंट्रोल इस्टेब्लिश करें सोशल मीडिया के कंटेंट पे, ओके। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी इस चीज़ को कर भी रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे सवाल, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज यहाँ पे उनके सामने ये आ जाता है कि जब वो किसी कंटेंट को एडिट कर देते हैं, ओके, तो फिर कहीं ना कहीं उनको उस कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है, ओके। जैसे कोई मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई कंटेंट आया, उस कंटेंट का जिम्मेदारी उसकी है जिसने वो कंटेंट डाला। लेकिन अगर वो कंटेंट एडिटेड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा ही, खुद फेसबुक, ट्विटर इसको एडिट कर रही हैं, ओके, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी बन जाती है अंडर लॉ। तो इससे भी कई बार वो लोग डर जाते हैं कि क्यों हम जिम्मेदारी लें, ओके। बट फिर भी देखा जा रहा है कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो कोशिश कर रही हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ड्रिवन एडिटोरियल प्रोसेस का मिक्स बनाकर एडिटिंग का काम कर रही है सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आते हैं उसके। इन सब के अलावा जो फेक न्यूज़, हेटफुल कंटेंट्स, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब जो चल रहे होते हैं, इनको टाइम टाइम पर एक्सपोज करते रहना बहुत ज़रूरी है। कोई फेक न्यूज़ चल रहा है, तुरंत उस फेक न्यूज़ को काटने के लिए कोई ना कोई बॉडीज़ कंटिन्यूस होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट बॉडीज़ हो, कुछ अवेयर इंडिविजुअल्स हों, या कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, ओके, खुद वो मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं कि उनको एक्सपोज किया जाए, फेक न्यूज़, हेटफुल कंटेंट्स, मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह को, और उनके जगह पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन को तुरंत फैलाया जाए, ओके। तो इससे जो लॉस हो सकता है उस फेक न्यूज़ के कारण, वो लॉस को थोड़ा कम किया जा सकता है। इसे रेगुलेट भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेगुलेशन का मेकानिज़म भी डेवलप करना पड़ेगा, ओके। एक क्लियर कट लॉ होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो थोड़ा इसको रेगुलेट करे, एक कंप्लेंट रिड्रेसल मेकानिज़म हो, अगर कोई नियम कानून तोड़ता है तो पनिशमेंट की व्यवस्था हो, या कोई एक बॉडी बने जो सभी को रिप्रेजेंट करते हुए सेल्फ रेगुलेशन का कोई मेकानिज़म बने। एनीवे कोई भी सॉल्यूशन इसके रेगुलेशन का निकलना चाहिए, ओके। डिजिटल लिटरेसी और पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू भी, यानी लोगों को अब क्या है कि डिजिटली लिटरेट करना पड़ेगा, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट जो है वो जानबूझ के एडिट करके उन्हें दिया जा रहा है, वास्तविकता नहीं है, उसे उसे फ़ोटो शूट करके जो है वो लोगों को दिया जाए। जो डिजिटली लिटरेट होते हैं वो डिजिटल कंटेंट को देखकर लगभग ये समझ सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, ये सोर्सेज सही हैं कि नहीं है। तो डिजिटल लिटरेसी के द्वारा भी सोशल मीडिया की जो इश्यूज़ हैं उनको काउंटर किया सकता है। पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा भी लोग को अवेयर करो कि आपको सोशल मीडिया फ्रॉड्स या फेक न्यूज़ इनके जो है इनका शिकार नहीं होना है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को सब चीज़ सिखाना होगा कि कैसे सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए, क्योंकि अगर हमने इसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ नहीं किया तो ये फ्रीडम हमारे लिए ही बहुत बड़ा समस्या बन के खड़ी हो जाएंगी, हो रही है, दैट वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग, ओके। चलो, इन सब के अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो बिग टेक कंपनीज़ हो, ओके, या गवर्नमेंट हो, या जो लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ओके, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। एक क्लियर कट लॉ हो जिसमें सबकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। बिग टेक कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कई बार ये लोग जो है देश के जो सॉवरेन लॉज हैं उनके खिलाफ भी कई बार जाते हैं, ऐसा देखा जा रहा है बिग टेक कंपनीज़ के द्वारा। इसलिए बहुत सारे देशों में ये एंटी ट्रस्ट जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका अभी ये लोग सामना कर रहे हैं, खासकर फेसबुक वगैरह, ओके, फेसबुक, गूगल, ओके। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए, लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होगी, ओके। ये सब चीज़ फिक्स होनी चाहिए, और ताकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी बना रहे और हमारा जो डेमोक्रेसी है वो भी बना रहे। और अगर सब चीज़ नहीं हुआ तो मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि पूरा डर है कि कंट्री कहीं ना कहीं एक सर्विलांस स्टेट में कहीं कन्वर्ट ना हो जाए, ओके। सरकार अगर देखती है बहुत मिसयूज हो रहा है, सरकार अपने पास कुछ वाइड स्प्रेड पावर अपने पास रख ले और फिर उस पावर के द्वारा जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें, ओके।
ऐसे आप सबको मालूम है कि जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो है एक लॉ अभी ऑलरेडी बन रहा है। ओके, वो अभी हमारे पार्लियामेंट में भी पेंडिंग है। वो लॉ बनने दो, उसी लॉ से जो है कोशिश की जाएगी कि कैसे प्राइवेसी को इस डिजिटल एज के दौरान में भी प्राइवेसी को कैसे जो है मेंटेन किया जा सके। ओके, चलो, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने का अभी हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है, तत्काल में क्या फ्रेमवर्क है। देखो, अदर जो फॉर्म ऑफ मीडिया हैं उनको रेगुलेट करने के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा था, लेकिन डिजिटल मीडिया को कैसे रेगुलेट करने से कोई क्लियर कट मैकेनिज्म अभी इंडिया में नहीं है। किसी कंटेंट्स को कैसे रेगुलेट करना है या नॉन कंटेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे रेगुलेट करना है, ऐसा कुछ क्लियर कट मैकेनिज्म अभी इंडिया में नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लास्ट ईयर ही शायद नवंबर दिसंबर में ही यूनियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन के तहत डिजिटल स्पेशली जो तुम्हारा ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर, फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर, OCP। ओके, ये OCP और OTT लगभग वही हैं। ओके, दोनों लगभग सेम ही हैं। तो अभी जो ये नोटिफिकेशन आया उसके तहत क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म, ये नेटफ्लिक्स वगैरह इन सब को जो है, इसको हम लोग OTT भी कहते हैं, OCP भी कहते हैं। OCP क्या है, वो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स, इन्हें जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लाया गया है। ओके, OCP और OTT कंटेंट को फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम वगैरह वगैरह सब जो कुछ भी है, सोनी लाइव वगैरह सब चीज़। ओके, तो अब क्या हो रहा है, जैसे कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी जो फिल्म्स वगैरह होती हैं, उन फिल्म्स को तो कंट्रोल करने वाली बॉडी है ही, जो एक तरह से उसको कहीं ना कहीं सेंसर जैसा भी काम करती है, उसे कंटेंट को रेगुलेट करती हैं। ओके, लेकिन जो वेब सीरीज़ वगैरह आती हैं इन सब पे, उसके कंटेंट को रेगुलेट करने का कोई बॉडी हमारे पास नहीं है। और इस कारण हम देख रहे थे कि वेब सीरीज़ में काफ़ी कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे भी वेब सीरीज़ आ जाती हैं, लेकिन उन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे मूवीज़ बनाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि मूवीज़ को सर्टिफाई करने के लिए हमारे पास बॉडी है, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट जो आ रहे हैं इनके थ्रू, OTT चैनल्स के थ्रू, उसको सर्टिफाई करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, या उसको प्री सेंसर या उसको प्री रेगुलेट, उसके कंटेंट को रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी हमारे पास नहीं है। लेकिन अभी उसको INB मिनिस्ट्री के अंडर लाया गया है। अब INB मिनिस्ट्री उसको कैसे रेगुलेट करती हैं, ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। दैट विल बी मेड क्लियर वेरी सून। ओके, चलो, इन सब के अलावे न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट जो हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, जैसे मानो यूट्यूब पे बहुत सारे मीडिया चैनल्स आजकल यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो इनको भी जो है ले आया गया है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि OCP कंटेंट या OTT कंटेंट और न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट जो भी दोनों ऑनलाइन हैं, इन दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ला दिया गया है रिसेंटली। ऐसा जैसे मैंने कहा था कि ऐसा प्रेसिडेंट करते हैं, वो आर्टिकल 77 या 77(3) पर्टिकुलरली इसका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट का जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसको जो है मैनेज करने का काम करते हैं। ये चीज़ एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत होता है। ओके, चलो, फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, पहले क्या था कि ये जो भी चीज़ें जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती थी। ओके, और जो अदर मीडिया हैं जैसे कि प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, वो सब INB मिनिस्ट्री के अंदर आता था। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर OCC या OTT और न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के जो ऑनलाइन कंटेंट हैं, इन दोनों को माइटी मिनिस्ट्री से लेकर INB मिनिस्ट्री को दे दिया गया है। ओके, लेकिन अभी भी यूट्यूब या फेसबुक पर जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है, हम आप जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, वो अभी भी माइटी मिनिस्ट्री के अंदर ही है। ओके, और माइटी मिनिस्ट्री कंटेंट को रेगुलेट वगैरह नहीं करती है। ओके, INB मिनिस्ट्री जो है बहुत कुछ कंटेंट को भी देखती है कि आप कंटेंट कुछ ऐसा तो नहीं डाल रहे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जा रहा हो। ओके, ये ध्यान रखना है। INB मिनिस्ट्री ये देखती है कहीं आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन माइटी मिनिस्ट्री वो चीज़ नहीं देखती। तो अभी भी यूट्यूब या फेसबुक पर जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है वो अभी भी माइटी मिनिस्ट्री के अंडर है। यहाँ पर कंटेंट को रेगुलेट करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा गलत कह दिया किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो देश से किसी कानून के खिलाफ जा रहा है, ओके, जो मान लो कि कुछ लॉज के बारे में नीचे चर्चा करूँगा, उन लॉज के खिलाफ जा रहा है, तो आप पर केसेस कोर्ट वगैरह में चल सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन डायरेक्टली कोई बॉडी नहीं है
जो भी यूजर जनरेटेड कंटेंट को रेगुलेट करे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे या कहीं भी। ओके, तो ये सब चीज़ अभी भी माइटी मिनिस्ट्री के ही अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही अंडर है। ओके, इन सब के अलावा एक बॉडी है IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये बॉडी एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है। इस बॉडी का काम क्या है कि जो भी मोबाइल रिलेटेड वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, ओके, जैसे मोबाइल्स के थ्रू हम लोग जो इतना सारा फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह या OCC कंटेंट वगैरह ये सब चीज़ जो देखते हैं, इन सब को जो इन सब का जो एक पूरा एक इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को ये रिप्रेजेंट करती है। कौन? IAMAI। ओके, तो इस बॉडी ने जो है क्या किया था, अभी ये जो OTT कंटेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने एक सेल्फ रेगुलेशन के लिए कोड बनाया था, बट गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, INB मिनिस्ट्री ने, कि नहीं, ये जो कंटेंट को जो सेल्फ रेगुलेशन का जो आपने कोड बनाया है, ये कोड हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी नहीं है जो इस कंटेंट को रेगुलेट कर पाए। ओके, लैटर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए नोटिस दी थी। तो अभी तत्काल बस यही हुआ कि OTT कंटेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने अपने अंडर ले लिया है। अब वो कोई मैकेनिज्म डेवलप करेंगे उसको डायरेक्टली कुछ कंट्रोल करने का। चलो, तो ये था हमारा कि डिजिटल मीडिया कैसे कंट्रोल होती है इंडिया के अंदर। तो तत्काल बात बस वही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ कंटेंट को और OTT कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए अपने अंदर ले चुकी है। बाकी सब चीज़ें अभी जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, लेकिन ये जो माइटी मिनिस्ट्री है वो जनरली कंटेंट को रेगुलेट करने के पास उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ओके, तो कंटेंट रेगुलेट अभी भी डायरेक्टली इंडियन लॉज के अंदर होते हैं। तो इंडियन लॉज का अगर आप पालन करते हुए कुछ कहते हो कहाँ पर, सोशल मीडिया पे, तो ठीक है। अगर आप लॉज को तोड़ते हुए वहाँ कुछ कहते हो, कुछ भड़काऊ बातें बोलते हो जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, आर्टिकल 19(2) के खिलाफ जाता है अगर कुछ भी ऐसा, तो उस केस में आप पर कोर्ट में केसेस हो सकते हैं, आप पे FIR वगैरह हो सकता है, आपको लीगल केस झेलना पड़ सकता है। ओके, लेकिन एक डायरेक्ट एक बॉडी होनी चाहिए, जो बॉडी जो है यूजर जनरेटेड कंटेंट को भी अगर वहाँ पर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो सीधे सीधे फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्ड करने के लिए भी एक बॉडी होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। ओके, फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए खासकर इलेक्शंस के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए थे, कुछ तरीके बताए थे। ओके, डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अपने हाथ में लिया कि इलेक्शंस के टाइम पे फेक न्यूज़ को कैसे कर्ब करना है। तो क्या किया इस इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने क्या किया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट हैं, ओके, उन सबको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ले लिया। ओके, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लेने का अर्थ क्या हुआ कि सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर ये प्रचार कर रहे हैं कौन, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उनको वहाँ पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि बस ये जो घूम घूम के प्रचार होता है, ओके, माइक और लाउड स्पीकर द्वारा जो प्रचार होता है या जो तुम्हारा ये जो बैनर्स के थ्रू जो प्रचार होता है, बस वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं आएगा। इवन ऑनलाइन जो सोशल मीडिया कंटेंट है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा और उनके कैंडिडेट्स को कहा कि आप सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिस्क्लोज़ करें कि आपका कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट है, कितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ओके, वहाँ कितने खर्च होते हैं, क्योंकि MCC के अंदर क्या आप कर रहे हो, कितना खर्च उसमें हो रहा है, इलेक्शन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर तो आप कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो वगैरह वगैरह, ये सब सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह, ये जो कुछ भी है वो सब का इन्फॉर्मेशन ECI के पास सब ओपन होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, ECI उसको रेगुलेट कर सकती है। ओके, उसी तरह से INB मिनिस्ट्री का जो मीडिया विंग है वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि गवर्नमेंट के जो दूसरे विंग्स हैं, ओके, उन सबको साथ में लेते हुए ये असिस्ट करे गवर्नमेंट की दूसरी विंग्स को, दूसरी एजेंसीज़ को, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को, डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को वगैरह वगैरह। तो ये एक INB मिनिस्ट्री का अपना भी एक पूरा कोशिश है, उनका एक मीडिया विंग है जो ऐसा कोशिश करता है। ऐसे INB मिनिस्ट्री डायरेक्टली ECI को सपोर्ट करती है कि नहीं, आई एम नॉट दैट श्योर, बट ये गवर्नमेंट की दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को सोशल मीडिया से संबंधित जो इश्यूज़ होते हैं उसमें सपोर्ट करने का काम करता है INB के मीडिया विंग द्वारा।
ओके, INB यानी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के मीडिया विंग द्वारा गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाता है सोशल मीडिया से रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। कौन कौन से लॉज हैं जो डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पे एप्लीकेबल है? सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है IT एक्ट 2000। ओके, तो IT एक्ट 2000 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके, खासकर सोशल मीडिया को लेकर। ओके, क्योंकि इस एक्ट के ही अंतर्गत जो है ढेर सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ करती है, ढेर सारे एक्शंस भी लेती हैं। ओके, ये कहते हैं ये जो है वेबसाइट्स पे या URLs पे, चाहे तो सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट आप वहाँ पे दे रहे होते हो, ओके, उसमें से किसी को ब्लॉक भी कर सकता है सेक्शन 69A के तहत। ओके, खासकर अगर वो कंटेंट देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इंडिया के डिफेंस या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन सब के खिलाफ जाता है, या दूसरे देश के साथ हमारे जो फील्ड रिलेशंस हैं, वही सारे कंटेंट हैं जो आर्टिकल 19(2) में है, इसके बारे में जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। ओके, इसके अलावा इंडियन पेनल कोड ये भी देखता है कि कोई ऐसी बात तो नहीं आप कह रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू जो देश के नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ हो। पॉक्सो एक्ट, ओके, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। कॉपीराइट एक्ट, तो इन सारे एक्ट्स को भी आपको फॉलो करना है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको मालूम होना चाहिए आप कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते जो बच्चों के सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ हो। ओके, वीमेन को इनडिसेंट प्रेजेंट करने वाला कंटेंट सोशल मीडिया पर डालोगे तो भी भीतर जाओगे। कॉपीराइट एक्ट का भी पालन करना पड़ेगा। ओके, चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का ये IT एक्ट को लेकर, इसका चर्चा मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से कुछ रिलेटेड है। श्रेया सिंघल केस, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, IT एक्ट के सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस सेक्शन इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, ये सेक्शन असंवैधानिक है। कौन सा? सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)A यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। कैसे वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन वेगनेस का शिकार है। मतलब इस सेक्शन में कुछ भी स्पष्टता नहीं, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अनक्लियर है। मैंने सेक्शन को यहाँ लिख दिया है, आप इस सेक्शन को पढ़ सकते हो यहाँ पर, बट मैं इसे भी पढ़ूंगा नहीं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी लॉ या कोई भी प्रोविज़न अगर वो अस्पष्ट हो, उसके वर्ड्स क्लियर ना हो, अनक्लियर हो अगर वो लॉ, ओके, खासकर पीनल प्रोविजंस को लेकर, जिस लॉ के द्वारा आप किसी को सज़ा दे रहे हो वो लॉ अगर क्लियर ना हो, उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो, उसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, तो वैसे लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता है। सॉरी, अभी तक हमने क्या समझा था कि कौन से लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, तो वो सारे लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, चाहे संविधान के खिलाफ हो। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी लॉ जिसमें पीनल प्रोविज़न हो और अगर वो लॉ वेग हो, अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो, तो उस केस में भी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जा सकता है। वही चीज़, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में दिया था। ओके, देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आर्टिकल 19(2) के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया सकता है, तो सरकार लगा सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर खासकर उसमें पीनल प्रोविजंस है तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये यहाँ पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरला पुलिस एक्ट का भी एक सेक्शन था, उसको भी स्ट्राइक डाउन के उसको भी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। ओके, अंडर आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन कर रहा था। ओके, उसके साथ हमें जो राइट्स मिली हुई हैं, ये यहाँ पर सेक्शन 66A लिखा हुआ है। ये सेक्शन को पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि काफ़ी जो इसके टर्म्स हैं वो वेग हैं, आर्बिट्रेरी हैं, ओके, अस्पष्ट तरीके से लिखे गए हैं, मनमौजी तरीके से लिखे गए हैं। ओके, तो इसका बहुत सारा मिसयूज भी देखा गया था इस सेक्शन का। ओके, पर्सनल लेवल पे भी, पॉलिटिकल नेचर पे भी, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे भी इसका मिसयूज हो रहा था बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे क्रिमिनल केस भी कुछ मतलब छोटी मोटी चीज़ों पे भी कर दिए गए थे वगैरह वगैरह। तो खासकर पॉलिटिकल कमेंट्री वगैरह ये सब चीज़ों पे भी इसका बुरा असर पड़ रहा था वगैरह वगैरह। तो इस तरह से लगा सुप्रीम कोर्ट को कि इस वेग से, इस अस्पष्ट से कानून को हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई लॉ सफ़र करता है वेगनेस और अनक्लियर है अबाउट द टर्म्स ऑफ पीनल प्रोविजन, दैट लॉ कैन बी स्ट्राइक डाउन। ओके, कैन बी स्ट्रक डाउन, और दैट लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके,
सो इसके साथ ये वीडियो हम लोग अभी समाप्त करते हैं। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।